हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 है और सोशल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी और एटीट्यूड पढ़ा था, उसके मॉडल पढ़े थे, ABC मॉडल पढ़ा था, उसका बिलीफ वैल्यूज़ के डिफरेंस को पढ़ा था, बेसिक फीचर ऑफ एटीट्यूड कवर किए थे, एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। ये सारी चीज़ें हमने इससे लास्ट वाले लेक्चर में कवर किए हैं। और जो पहले भी ये जो सीरीज़ है पूरी जो प्लेलिस्ट चल रही है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो जो भी न्यू कोर्स की सीरीज़ स्टार्ट हुई है। और इनके नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहेगा, तो नोट्स वहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। अब आ गया, सबसे पहले हमने कल ये सारी चीज़ें कवर की थी कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, कौन से फैक्टर हैं जो एटीट्यूड को इफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एटीट्यूड चेंज। ठीक है, एटीट्यूड चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो, जब एटीट्यूड फॉर्म होता है ना, एटीट्यूड फॉर्मेशन के टाइम पे जो प्रोसेस है आपका, और उसके बाद जब एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि आपके एटीट्यूड चेंज होने के चांसेस भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक चीज़ के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के लिए रिलेटेड पूरी लाइफ उसी चीज़ को लेके चलोगे। जब आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा उस चीज़ के रिलेटेड। या हो सकता है कि कोई ऐसा आप मतलब कोई इंसिडेंस हो जाए लाइफ में जिस चीज़ की वजह से क्या होता है कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। जैसे कि छोटे होते क्या होता है, हम अपना मेन मतलब जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड किसकी तरफ रहता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें चीज़ें समझ आती हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो चिप्स वगैरह हैं इनकी साइड हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है और हम किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स की तरफ। ठीक है, ये एक बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल है, ऐसे बता रही हूँ मैं आपको। बट एटीट्यूड चेंज का मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि पूरी लाइफ हम सेम एटीट्यूड किसी भी चीज़ के लिए नहीं रखते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा या कोई स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो चेंज ना हो, बट मैक्सिमम चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे कि लोग अपना लीडर, जैसे स्टार्टिंग में कोई और लीडर पसंद होता है, फिर आगे जाके कोई और लीडर फेवरेट हो जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो आपका एटीट्यूड पहले कुछ और था अब कुछ और है। कोई प्रोडक्ट आ गए, जैसे कोई क्रीम आ गई, कोई डीओ आ गई कोई भी चीज़ आ गई, जैसे आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो आप उस एटीट्यूड को चेंज कर देते हो, पुरानी इन्फॉर्मेशन को काट के उसमें और ऐड ऑन करके कि हाँ ये इससे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है एटीट्यूड चेंज का प्रोसेस। जब आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है तो उसके बाद उसने कभी ना कभी चेंज भी होना होता है। तो सबसे पहले एटीट्यूड चेंज है जो इसका जो हम फर्स्ट मॉडल पढ़ते हैं वो है POX ट्राइंगल। और ये किसने, मैंने आपको बोला कि जितने मैं नाम बताऊंगी ये नाम बिल्कुल अपने मतलब बिल्कुल याद करके ही रखना, और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो तो करना। जैसे POX मॉडल दिया है फ्रिट्ज हाइडन ने, इससे पहले मैंने आपको बताया था ABC मॉडल ट्राई कंपोनेंट, ये दिया है अल्फ्रेड एडलर ने। तो ये नाम अभी तक के ये दो नाम याद रखना। ठीक है, POX मॉडल क्या है हमारा, ये आ गया आपका POX मॉडल, POX। अब ये 3 कंपोनेंट है, इसमें P क्या है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके एटीट्यूड को क्या कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। O क्या है, दूसरा पर्सन हो सकता है। X क्या है, X पर्सन भी हो सकता है और X कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो POX मॉडल में हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल 3 आर पर्सन। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये तीनों भी पर्सन हो। बेसिक आइडिया क्या है इस मॉडल के पीछे, देयर इज ए स्टेट ऑफ इम्बैलेंस। अगर इन तीनों के बीच में इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड को। देयर इज ए स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन, किसके किसके बीच में इम्बैलेंस आ रहा है आपका, POX। यहाँ तो क्या हो रहा है, P और O के बीच में एटीट्यूड का चेंज आ रहा है, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है, सेम चीज़ के लिए ये पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। या फिर O और X के बीच में हो रहा है, या फिर P और X के बीच में एटीट्यूड। ठीक है, विच इज़ लॉजिकली अनकंफर्टेबल। जैसे कि आप 3 फ्रेंड हो तो तीनों के बीच में क्या है, जैसे आपको कोई मूवी देखने जाना है। ठीक है, तो अगर P और O को मूवी देखने जाना है, ठीक है, और X को नहीं जाना है तो भी इम्बैलेंस आ जाएगा। या फिर P को नहीं जाना है O और X को जाना है तो भी इम्बैलेंस आ जाएगा। ये तीनों पर्सन के हिसाब से ले लिया। अगर हम ले लें POX, X कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, जैसे कि कोई प्लेस आ गई, P को घूमने जाना है कहाँ पे, उत्तराखंड, और O को उत्तराखंड नहीं जाना है। P का उत्तराखंड की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है बट O का नहीं है, फिर से इम्बैलेंस आ गया। तो इस बैलेंस
इम्बैलेंस को हमें हटाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एटीट्यूड चेंज, ठीक है। एटीट्यूड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बैलेंस, तो इसलिए हम एटीट्यूड को चेंज करते हैं किस डायरेक्शन में, बैलेंस के डायरेक्शन में, ताकि क्या हो, एक कंसिस्टेंसी आ सके। अनबैलेंस कब होता है, जब तीनों साइड नेगेटिव हो, कि ये भी उस चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रहा है, ये भी और ये भी नेगेटिव, या फिर दो साइड अगर पॉजिटिव हैं तो एक नेगेटिव है तो भी बैलेंस रहेगा, ये दोनों चले जाएंगे, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और बैलेंस कब होगा, ये कंडीशन बताई मैंने आपको, ये दोनों अनबैलेंस की हैं, या तो तीनों नेगेटिव रहेंगे या तो दो पॉजिटिव रहेंगे एक नेगेटिव रहेगा, तो क्या हो गया, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और बैलेंस कब होगा, जब तीनों साइडें पॉजिटिव रहेंगी या फिर दो साइड नेगेटिव होंगी और एक पॉजिटिव होगा, तब भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पल थी कि ये आ गया डोरी सिस्टम, ये आ गई मतलब डॉटर है जो, ये उसके फादर आ गए, और ये आ गया सन, ये उसके फादर आ गए, ठीक है। अब जो ये मतलब इन दोनों के फादर हैं, ये लड़की ये लड़का, इन दोनों के फादर क्या हैं, फ्रेंड हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आ गया पॉजिटिव रिलेशन। अब जो डॉटर के फादर हैं उनका डॉरी की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है, इनकी शादी फिक्स हुई है, ये क्या है, नेगेटिव एटीट्यूड। बट जो सन के फादर हैं उनका इसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब दो पॉजिटिव आ गए कि डॉटर का मतलब दोनों के जो फादर हैं उनका एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट जो लड़के के पापा हैं उनका डोरी की तरफ पॉजिटिव है और लड़की के पापा का नेगेटिव है, तो क्या हो गया, इम्बैलेंस। तो उधर क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, नहीं होगी उनकी लड़ाई, मतलब उनकी लड़ाई हो जाएगी और वो उधर ही ख़त्म हो जाएगी चीज़। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका डोरी सिस्टम, ये आ गया गर्ल के फादर और ये आ गए बॉय के फादर। या तो जो लड़के के फादर हैं उनको अपना एटीट्यूड इसकी तरफ नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि इनका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये बैलेंस बना रहे। इस चीज़ की तरफ ये दोनों नेगेटिव सोच रहे हैं और एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव, या तो तब आएगा हमारा बैलेंस, या फिर कब आएगा हमारा बैलेंस, या फिर तीनों पॉजिटिव हो जाएं, ये दोनों फ्रेंड है, इनको भी डोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको डोरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा किसका, ये मैंने आपको बताई अभी बैलेंस की कंडीशन। बट इम्बैलेंस कब आएगा, जब हमारा क्या हो जाएगा, ये आ गया डोरी, ये आ गए गर्ल के फादर, ये आ गए बॉय के। अब ये कब होगा, जब इनका भी इनकी तरफ नेगेटिव है, इसका भी इसकी तरफ नेगेटिव है, बट इन दोनों का भी एक दूसरे की तरफ नेगेटिव है, तो भी अनबैलेंस हो जाएगा, शादी की पॉसिबिलिटी नहीं है फिर। बट अगर दो साइडें पॉजिटिव हैं, जैसे ये इसका तरफ पॉजिटिव, इसका इसकी तरफ पॉजिटिव, बट अगर एक भी नेगेटिव है ये रिलेशन, तो भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये कंडीशंस वो आपको देंगे पेपर में और पूछेंगे बैलेंस और अनबैलेंस क्या है, या फिर POX मॉडल किसने दिया है, या फिर POX मॉडल को हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि जो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या करें, कंफर्टेबल फीलिंग में कन्वर्ट करें और एक बैलेंस लेके आएँ। इसलिए हम किसको पढ़ते हैं, POX मॉडल को, ठीक है। तो POX मॉडल की मेन आपको कंडीशंस ही याद रखनी है। ये मैंने आपको एक सिंपल मैरिज और डोरी का वो एग्जाम्पल दी, आप कोई और एग्जाम्पल सेट करके देखो, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। ये किसने दिया है, लियोन फेस्टिंजर ने, ठीक है। और ये नाम भी बिल्कुल याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, इनका रखना है, और अल्फ्रेड एडलर का रखना है। अभी तक ये तीन नाम आपने याद रखने हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, दिस स्टेट एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल व्हेन दे डिस्कवर इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड देयर बिहेवियर। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, एक स्टेट है इंडिविजुअल की। कब ये स्टेट आएगी, वो इस स्टेट को कब एक्सपीरियंस करेगा, जब वो अपने दो एटीट्यूड और उन बिहेवियर के बीच में क्या देखेगा, डिफरेंस देखेगा। जैसे कि मेरा एटीट्यूड, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। ये मेरा आ गया एटीट्यूड नंबर 1। दूसरा नंबर आ गया कि मैं साइकोलॉजी पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं सोशोलॉजी ले लेती हूँ, या मैं फ़िलासफ़ी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे दो एटीट्यूड का डिफरेंस हो जाएगा, और जब मेरे दो एटीट्यूड के बीच में डिफरेंस होगा, वो मुझे बिहेवियर में दिख रहा होगा, तो फिर मेरे अंदर एक इम्बैलेंस वाली क्या आएगी, कंडीशन आने लगी। या फिर मैं बोलती हूँ कि मुझे अपना क्या है, मुझे साइकोलॉजी बड़ी पसंद है, मुझे क्या करना है, अपना कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसमें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये आ गया मेरा पहला एटीट्यूड, ठीक है। बट दूसरा क्या आ गया मेरा, कि मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही, ना मैं उसके लिए कोई 1-2 घंटे भी नहीं दे रही,
ना मैं कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ रही, ना मैं बेसिक नोट्स को पढ़ रही, ना मैं कहीं से लेक्चर ले रही हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रही उस चीज़ के लिए। तो ये क्या आ गया, डिसोनेंस क्रिएट हो गया। खाने की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं बोल रही हूँ कि जो पान मसाला है या कोई भी जो टबैको है वो क्या कर रहा है, कैंसर, उसकी वजह से कैंसर होता है। और दूसरा एटीट्यूड क्या आ गया, मैं फिर भी वो टबाकू को कंज्यूम कर रही हूँ। तो ये जो दो के बीच में मैं बोल कुछ और रही हूँ और कर कुछ और रही हूँ, एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में मेरी जो कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन है, मुझे सब पता है कि इस चीज़ को लेने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरी कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी मैं उस चीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ और फिर भी मतलब वो चीज़ आ रही है। तो ये जो दो चीज़ों के बीच में इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, ये क्या है, हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है। और इसके ऊपर एक एग्जांपल हुई है, फेस्टिंजर और कार्ल स्मिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, टेलिंग लाई फॉर $20। $20 के लिए क्या करना था, झूठ बोलना था। बच्चे थे और उन्होंने क्या बोला, $1 के लिए पहले बच्चों को बोला, फर्स्ट ग्रुप को, कि आपको ये मतलब झूठ बोलना है। तो $1 के लिए भी कुछ ने झूठ बोल दिया, और कईयों ने किसके लिए बोला, $20 के लिए बोला, $1 सॉरी $1, तो $20 के लिए झूठ बोला। अब जिन्होंने $20 के लिए झूठ बोला था, वो झूठ मतलब उस $20 के आगे बड़ा कम था, तो उनको कोई डिसोनेंस वाली फीलिंग नहीं आई, क्योंकि उनको उससे ज़्यादा अमाउंट मिल गया। बट जिन्होंने $1 के लिए झूठ बोला था ना, तो उनको बहुत सारा गिल्ट आया कि वो हम झूठ नहीं बोलते थे, हमने $1 के लिए ये चीज़ कर ली। ठीक है, तो उसमें क्या आया, उनको उनमें डिसोनेंस ज़्यादा था जिन्होंने कम पैसों के लिए झूठ बोला था। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को एक बारी पढ़ लेना। मैंने आपको 15 या 18 एक्सपेरिमेंट एक वीडियो में, इससे प्लेलिस्ट से पहले जाना बिल्कुल साथ साथ में ही, तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ 15 या 18 एक्सपेरिमेंट बताए हैं जो साइकोलॉजी के पेपर में आपको पूछते हैं। तो वहाँ जाके इस एक्सपेरिमेंट को भी ऐड कर लेना अपने नोट्स में और इसको भी एक बारी रीड कर लेना। अब जो आगे हमारे दोनों, बोथ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। अब देखो, हम सीधा कॉग्निटिव डिसोनेंस पढ़ते हैं, हम एटीट्यूड चेंज में POX मॉडल पढ़ते हैं, उधर वो हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल एग्जाम्पल हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के, तो फिर हम फंस जाते हैं। तो जो भी हमने ये दोनों पढ़े, क्या POX मॉडल, इसको भी हम कंसिस्टेंसी लाने के लिए पढ़ते हैं, ताकि जो इनबैलेंस आ रहा है दो लोगों के एटीट्यूड के बीच, उसको हम कंसिस्टेंट वे में हैंडल कर सकें, या फिर वो जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर सके, तो पढ़ते हैं इसको। कॉग्निटिव डिसोनेंस में भी हम क्या करते हैं, उस एटीट्यूड को ख़त्म करके एक न्यू चीज़ को फॉर्म करते हैं या उस एटीट्यूड को चेंज करते हैं। एटीट्यूड चेंज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, POX मॉडल में जैसे इनकन्सिस्टेंसी आ रही है तो हम एटीट्यूड को चेंज करेंगे और कंसिस्टेंसी लेके आएंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस में भी इनकन्सिस्टेंसी आ रही है और हम उस इनकन्सिस्टेंसी को चेंज करेंगे और कंसिस्टेंसी लेके आएंगे। ठीक है, इन दोनों को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एटीट्यूड को हम चेंज क्यों करते हैं, इन दो वजह से, या तो POX की वजह से या फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से। तो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी क्या बोल रही है, मीन्स दैट टू कंपोनेंट एस्पेक्ट और एलिमेंट ऑफ एटीट्यूड और एटीट्यूड सिस्टम मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। ये बोलते हैं कि जो दो कंपोनेंट या दो एस्पेक्ट हैं आपके एटीट्यूड के, वो सेम सिस्टम में होने चाहिए या फिर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। इफ़ दिस डज नॉट हैपन देन द पर्सन एक्सपीरियंस ए काइंड ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो एक इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस करेगा, मेंटल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करेगा। द सेंस दैट समथिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट इन द एटीट्यूड सिस्टम। उसको ये लगेगा कि कोई चीज़ है जो मेरे एटीट्यूड सिस्टम में क्या हो रहा है, सही नहीं चल रही है। इन सच ए स्टेट सम एस्पेक्ट इन द एटीट्यूड सिस्टम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कंसिस्टेंसी बिकॉज अवर कॉग्निटिव सिस्टम रिक्वायर लॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो उस वजह से क्या होगा कि जहाँ इनकंसिस्टेंसी आ रही होगी उसको हम कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो हमारा माइंड है, हमारी जो कॉग्निशन है, हमारी जो थिंकिंग है, वो लॉजिकली कंसिस्टेंट वे में कन्वर्ट हो जाए और जो हमारी लाइफ है वो स्मूथ चले। तो अभी तक आपको ये पता होना चाहिए हमने ये कॉग्निटिव चेंज क्यों पढ़ा है, हम एटीट्यूड चेंज क्यों पढ़ा है, सॉरी। तो हम एटीट्यूड चेंज क्यों करते हैं, जब POX मॉडल में एक मैंने आपको ये दो कंडीशंस बताई, जब इनबैलेंस होता है उसको बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है जब हमारे दो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच की जो क्या होती है, इनकन्सिस्टेंसी आती है, उसको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा क्या हो, कंसिस्टेंसी बनी रहे। सबसे पहले आ गया इंड्यूस्ड कंप्लाइंस। इंड्यूस्ड कंप्लाइंस क्या आ गया आपका, सिचुएशन इन विच वी फील कंपेल्ड टू से और डू थिंग्स इनकन्सिस्टेंट विद आवर ट्रू एटीट्यूड। जब हमें क्या होता है, अब देखो कंपेल्ड क्या हो गया, जैसे आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे, कन्फर्मिटी, कंप्लाइंस और ओबीडियंस। ठीक है, ये हम
आगे बढ़ेंगे, एंड तक आएगा ये, कोई 4-5 लेक्चर के बाद ये वाला आपका टॉपिक भी आ जाएगा। तो बड़ी सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे हमें मतलब एक हिसाब से जैसा हम बिहेव नहीं करना चाहते हैं ना, हमें वैसा बिहेव करना पड़ता है। जैसे कि हमें कभी गुस्सा आता है, चलो रिलेटिव की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बड़ी बारी क्या होता है कि घर पे कुछ ऐसे रिलेटिव आ जाते हैं कि आपका मन नहीं करता है कि आप उनके साथ स्माइल से बात करो या फिर उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करो, बट आपको वहाँ पे वो चीज़ करनी पड़ती है। तो आप वहाँ पे कैसा बिहेव करते हो, डिसऑनेस्ट आपका बिहेवियर होता है, बट वो पोलाइट होता है, ताकि दूसरे आपको क्या करें, बदतमीज़ ना बोल दें, या ये नहीं बोलें कि इनके बच्चे को मतलब मैनर्स नहीं है, आपकी एजुकेशन पे कोई क्वेश्चन ना उठाएं। तो इस वजह से क्या होता है, बड़ी बारी आपका वैसा बिहेव करने का मूड नहीं होता है, बट आप फिर भी वैसे बिहेव करते हो, ठीक है। तो ये जो इस एक्टिविटी में ये जो आप अंगेज हो रहे हो कि आपका मन नहीं है फिर भी वो चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर, ठीक है। एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी 3 कंडीशन भी आगे बढ़ाती हूँ, और इसको याद रखना। एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर क्या होता है, जब आपका मन नहीं होता है उस तरीके से बिहेव करने का, बट आप फिर भी वैसा बिहेव करते हो, एक पोलाइट वे शो करते हो दूसरों को, और अपना जो रियल जो आपका बिहेवियर होता है उसको छुपाते हो, तो वो क्या है आपका एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर। एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर आप कहाँ पे शो करते हो, इंड्यूस्ड कंप्लाइंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि इंड्यूस्ड कंप्लाइंस में कौन सा बिहेवियर शो करते हो, ठीक है। और बड़ी बारी क्या होता है, ऐसा बिहेवियर शो कर करके आपका मतलब आपको वो बिहेवियर पसंद आने लगता है और आप सच में वैसा बिहेव करने लगते हो। जैसे कि रिलेटिव की एग्जांपल ही मैंने, अब कोई ज़्यादा फील नहीं कर देना अगर किसी को अपने रिलेटिव पसंद होंगे या ना भी पसंद होंगे, कोई और एग्जांपल सेट कर लेना, बट मेरे मुंह पे भी यही आई तो मैंने यही बता दिया आपको कि जैसे कोई ऐसा है, चलो मोहल्ले में ही कोई ऐसा है कि हम उसको नहीं विश करते, बट वो हमसे बड़ा है, ठीक है। तो हमने उसको एक दिन विश की, हमने उसको दूसरे दिन भी विश कर की, हमारा मन नहीं था करने का बट हम फिर भी कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना कि इतनी बारी हमने विश कर दिया, अब हो सकता है कि वो चीज़ हमारी आदत में आ जाए और वो जब भी हमें दिखे हम उसको विश कर रहे हैं और उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। बड़ी बारी हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं पसंद होती हैं और फिर हमें वो पसंद आने लगती हैं। जैसे आप खाना खाते हो, कुछ बच्चे उसमें से धनिया निकालते हैं, कुछ लहसुन निकालते हैं, बट हम बड़ी बारी किसी के घर पर जाते हैं या कोई ऐसे बोर्डिंग स्कूल में फंस जाता है, उसको वहाँ पर वो खाना पड़ता है। तो जब वो 2-3 बारी खाएगा उसके बाद हो सकता है कि वो उसकी आदत में हो जाए और वो उसको ख़राब ना लगे और वो सच में वैसा बिहेवियर को या उस एटीट्यूड को जो उसका पहला नेगेटिव हो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें एटीट्यूड चेंज होने के चांसेस बन जाते हैं इंड्यूस्ड कंप्लाइंस में, ठीक है। सच इफेक्ट, और ये इफेक्ट सबसे पहले कौन लेके आया था, फेस्टिंजर लेके आया था। फिर इन्होंने बोला था कॉग्निटिव जो डिसोनेंस होता है उसको हम कैन चेंज अवर, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है वो हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है, ठीक है। चेंज क्यों करता है, इनकन्सिस्टेंसी आ रही है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए तो चेंज करता है। जो उसकी चेंज करने की डायरेक्ट अप्रोच होती है वो 3 होती हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस में एटीट्यूड चेंज करने की डायरेक्ट अप्रोचेस बताओ। तो पहली क्या आ गई, वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड और अवर बिहेवियर सो दैट देयर आर मोर कंसिस्टेंसी विद ईच अदर। हम इसलिए करते हैं ताकि सारी चीज़ें कंसिस्टेंट हो जाएँ और एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। या फिर हम क्या करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो भी कंसिस्टेंसी आएगी। या फिर एक क्या होता है, ट्राइवलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, जिस चीज़ की वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो हम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको किसी को क्या करने पड़ रहे हैं, रोज़ नमस्ते करने पड़ रहे हैं, विश करना पड़ रहा है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्या बोलोगे, यार मैं नहीं कर रहा, ये बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बात ही ख़त्म, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या आ गया, ट्राइबलाइजेशन, कि जिस चीज़ की वजह से आपको क्या हो रहा है, वो गिल्ट आ रही है, वो डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो वो आप बोलोगे वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये थे हमारे किसके अंदर हमने पढ़े, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के अंदर इंड्यूस्ड कंप्लाइंस और कॉग्निटिव डिसोनेंस की डायरेक्ट क्या अप्रोचेस चेंज करने की, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ गई डिसोनेंस एंड लेस लीड टू मोर इफेक्ट। लेस लीड टू मोर इफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये जो $20 के लिए झूठ बोला, जिन बच्चों ने $1 के लिए भी झूठ बोल दिया तो उनमें क्या होगा, डिसोनेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने 20 के लिए बोला। जिन्होंने भी, अच्छा चलो अब कोई किसी को बोलता है, मैं आपको बोलती हूँ, आपने अपनी क्लास टीचर का क्या बोलूँ, हाँ, आपने अपनी क्लास टीचर के बैग में से 500 रुपीज़ चोरी, नहीं चोरी का नहीं, मैं आपको बोलूँगी कि मैं आपको 500 रुपीज़ दूँगी और आपने जाके अपनी मदर को आज झूठ बोलना है, ठीक है। फिर एक को मैंने दिए 500, या फिर लगा लो मैंने 5000 दिए, ठीक है। तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ आज कुछ झूठ बोलना है, आपने बोल दिया
उसके बाद मैंने आपको बोल दिया, उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको 10 रुपीज़ दे रही हूँ, तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोलना है। तो जिन बच्चों ने 10 रुपीज़ के लिए झूठ बोला होगा ना, उनमें ज़्यादा डिसोनेंस आएगा, उनको लगेगा 10 रुपये के लिए मतलब अपने घर वालों से झूठ बोल दिया। बट जिन्होंने 5,000 के लिए बोला होगा ना, उनके लिए रिवॉर्ड इतना ज़्यादा था कि उनको 1% गिल्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, लेस लीड टू मोर इफेक्ट। अब ये 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों कंडीशन किसकी हैं, एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर की। एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर क्या होता है, जैसा आप बिहेव करना चाहते हो बट आप वैसा बिहेव नहीं करते हो ताकि आप गलत प्रूफ ना हो जाओ। जब रिवॉर्ड बड़ा कम होता है ना, तो एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर फेल टू कर, तो ये बिहेवियर आप नहीं शो करते हो क्योंकि रिवॉर्ड इतना कम है, क्यों किसी के सामने ऐसे पोलाइट बनोगे, क्या मिलेगा आपको बन के। तो ये बिहेवियर नहीं आएगा, कोई डिसोनेंस नहीं होगा, कोई एटीट्यूड चेंज नहीं होगा क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बट जब अवार्ड जो आपका रिवॉर्ड है जब वो सफिशिएंट होगा ना, तब एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर आएगा कि इस चीज़ के लिए क्या मैं ये करूँ, क्या मैं ना करूँ, क्या मैं अपने बिहेवियर को यहाँ पोलाइट वे में इससे बात कर लूँ, मेरा कुछ फ़ायदा निकल रहा है। तो उसमें क्या होगा, एटीट्यूड बिहेवियर अक्कर होगा आपका, और इंडिविजुअल अंगेज हो जाएगा उस बिहेवियर में कि उसको एटीट्यूड को चेंज करना पड़े। और जब वो अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा तो डिसोनेंस लार्ज होगा। तो डिसोनेंस अगर लार्ज हुआ, डिसोनेंस जब होता है तो हमें एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है, अगर डिसोनेंस नहीं हो रहा है तो एटीट्यूड हमारा बैलेंस है। तो जब डिसोनेंस क्रिएट होगा, डिसोनेंस लार्ज होगा, तो फिर जो एटीट्यूड चेंज होगा वो भी ग्रेटर होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन आ गई, रिवॉर्ड लार्जर देन मिनिमम। रिवॉर्ड क्या है, मिनिमम से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तब भी एटीट्यूड डिस्क्रिमेंट बिहेवियर आपका आएगा। और इधर भी क्या होगा, इंडिविजुअल हैज़ रीज़न फॉर हैविंग एंगेज इन सच बिहेवियर, तो इंडिविजुअल के पास रीज़न होंगे क्योंकि रिवॉर्ड ज़्यादा है। और इधर डिसोनेंस स्मॉल होगा और एटीट्यूड चेंज होगा वो भी स्मॉल होगा। बट सबसे ज़्यादा एटीट्यूड चेंज कब होगा, अगर हम एटीट्यूड डिस्क्रिपेंट बिहेवियर के हिसाब से देखें, जहाँ सफिशिएंट रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया थर्ड हमारा, इसी के अंडर क्या, 2 स्टेप कंसेप्ट। ये किसने दिया है, SM मोहसिन ने दिया है। 2 स्टेप कंसेप्ट क्या है, टारगेट एंड सोर्स की बात की है इन्होंने। टारगेट क्या है, पर्सन हुज एटीट्यूड इज़ टू बी चेंज, जिसका हमने एटीट्यूड चेंज करना है वो टारगेट है। सोर्स है जिसके थ्रू हम एटीट्यूड को चेंज करेंगे। जैसे कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो मेरे टारगेट कौन है, मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, और सोर्स कौन आ गया, टीचर, जैसे कि मैं हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट सेम वालों को पढ़ा रही हूँ, मैंने उनका एटीट्यूड चेंज करना है। सबसे पहले आ गया आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी। अब मैंने उनका एटीट्यूड चेंज करना है साइकोलॉजी की तरफ। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, जब उन टारगेट्स के पास मेरे रिलेटेड पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि इसका खुद का मतलब साइकोलॉजी पढ़ के इसको कोई फ़ायदा हुआ है, इसका कोई पेपर क्लियर है, या फिर जो ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है वो वैलिड है, तब जाके वो क्या करेंगे, वो सबसे पहला कंसेप्ट होगा आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, ही और शी पुट हर सेल्फ हिमसेल्फ इन प्लेस ऑफ टारगेट एंड ट्राई टू फील लाइक, और मुझे क्या करना है, अपने आप को टारगेट की तरह रख के, टारगेट के प्लेस पे रख के फील करना है कि उन लोगों को मतलब कैसा फील हो रहा है। दिस सोर्स मर्स, और जो सोर्स है मेरा, और जो सोर्स यानी कि जो मैं हूँ, मेरे को भी अपने स्टूडेंट्स की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, तभी जाके मैं उनका एटीट्यूड चेंज कर पाऊँगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आ गई, सोर्स शो एन एटीट्यूड चेंज बाय एक्चुअल, और मुझे खुद अब पहले वो चीज़ अपने बिहेवियर में शो करनी है अपने स्टूडेंट्स को, तब जाके वो मेरे को कॉपी करेंगे या फिर मेरे से कुछ सीख के अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे। जैसे कि इसमें आ गया सेकंड में आपका, जब ऑब्जर्वेशन लर्निंग आ गई, सिंपल इसमें आइडेंटिफिकेशन में यही है कि जो सोर्स है उसको क्या करना है, अपने टारगेट की तरफ पॉजिटिव रहना है, टारगेट को अपने सोर्स की तरफ पॉजिटिव, यानी कि स्टूडेंट को टीचर की तरफ पॉजिटिव रहना है, टीचर को स्टूडेंट की तरफ। और स्टूडेंट तभी ही टीचर से कुछ सीखेगा या फिर अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा जब टीचर खुद वो काम परफॉर्म करेगा। अगर मैं क्लास में जाके सिर्फ बोल रही हूँ कि ये वाला पेपर करो, ये वाला पेपर करो, और मेरा खुद का वो पेपर नहीं है, या मैं उसकी तरफ खुद कोई मतलब एफर्ट नहीं कर रही, तो स्टूडेंट कभी नहीं करेगा। ये क्या आ गया आपका 2 स्टेप कंसेप्ट। और फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं एटीट्यूड चेंज को, वो कौन से आ गए आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल पढ़े थे कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ईजियर होते हैं चेंज करना एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। जो एक्सट्रीम और सेंट्रल एटीट्यूड होते हैं और वो मोर डिफ़िकल्ट होते हैं चेंज करना एज़ कम्पेयर टू जो न्यूट्रल हैं आपके। फिर सिंपल एटीट्यूड आर ईजियर टू चेंज दैन मल्टीपल एटीट्यूड। और जो कॉन्करेंट और इनकॉन्करेंट, जो
कुछ एटीट्यूड क्या होते हैं, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इट में चेंज इन सेम, कभी एटीट्यूड सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, जो पॉजिटिव है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और इनकन्सिस्टेंसी कब होती है, जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव या फिर लेस पॉजिटिव हो जाता है, और या फिर जो नेगेटिव या फिर लेस नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है, वो क्या आ गया, इनकन्सिस्टेंसी। एग्जाम्पल दे देंगे आपको, फिर पूछ लेंगे कि एटीट्यूड कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, कॉन्करेंट की इनकॉन्करेंट, तो इसकी कंडीशन अच्छे से पढ़ लेना। फिर आगे करेक्टरिस्टिक्स, सोर्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सोर्स यानी कि जिसके थ्रू आप चेंज कर रहे हो। क्रेडिबिलिटी, ठीक है, मोर लाइकिंग टू चेंज व्हेन मैसेज कम फ्रॉम ए हाईली क्रेडिबल सोर्स। अब अगर मैं जाके ऐसे ही सबको बोल दूँ कि साइकोलॉजी ये वो, साइकोलॉजी के लिए कोई नहीं मेरा मानेगा, बट अगर कोई हाईली क्रेडिबल यानी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आके बोलेगा, कोई साइकेट्रिस्ट आके साइकोलॉजी के बारे में बोलेगा, या फिर एपीए का कोई मेंबर आके बोलेगा, तो बच्चों का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एटीट्यूड चेंज होने की एज़ कम्पेयर टू अगर नॉर्मल कोई भी बोलेगा। अट्रैक्टिवनेस, यहाँ की अगर आपका सोर्स बड़ा अट्रैक्टिव है देखने में, तो भी आधे लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे। फिर मैसेज करेक्टरिस्टिक्स, वो आ गया परसुएशन, उसको हम आगे भी कवर करेंगे कि जो आप मैसेज भेज रहे हो वो किस टाइप का मैसेज है, रैशनल और इमोशनल अपील है क्या उसमें, आपका मोटिव क्या है उस मैसेज के रिलेटेड, मोड क्या है मैसेज को स्प्रेड करने का, आप मतलब फेस टू फेस मैसेज को स्प्रेड कर रहे हो, बाय फ़ोन कर रहे हो या रिटर्न में कर रहे हो, ठीक है। फिर आ गया टारगेट करेक्टरिस्टिक्स, टारगेट ये आ गया कि जिसका हमें एटीट्यूड चेंज करना है उसकी, क्या वो उसकी वैसी पर्सनैलिटी है, उतना फ्लेक्सिबल है कि उसका एटीट्यूड चेंज हो पाएगा, किस टाइप का प्रीजुडाइस वो शो करता है, सेल्फ इस्टीम क्या है उसकी, इंटेलिजेंस लेवल क्या है, कॉग्निशन कैसी है, कौन से माहौल में पला है, या फिर क्या चीज़ें उसको पहले से इम्पैक्ट करती हैं, ये सारे आ गए टारगेट करेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या थे, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड चेंज को। तो आज हमारा एटीट्यूड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एटीट्यूड में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर कोई मिलेगा एमसीक्यू लगा के देख लेना। अभी सिर्फ एटीट्यूड कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जो हमने कल स्टार्ट करना है वो आ जाएगा आपका सोशल बिहेवियर, जिसमें हम कल प्रीजुडाइज करेंगे, सिर्फ प्रीजुडाइज और चेंजिंग प्रीजुडाइज, फिर नेक्स्ट में करेंगे सोशल कॉग्निशन, और ऐसे ही आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।